नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सॉलिड स्फीयर है, फाइंड फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन में से हमें फ्लक्स निकालना है। ये ध्यान रखो, ये सेंटर में पॉइंट चार्ज नहीं रखा हुआ, ये सॉलिड स्फीयर है। तो हमें ना अब ये जो अब क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये सारे इंटीग्रल से करने पड़ेंगे, ये डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, कोई सिमेट्री नहीं बन रही। तो क्या है, सॉलिड स्फीयर है, यहाँ पे हमें इस क्रॉस सेक्शन में से फ्लक्स निकालना है। सॉलिड स्फीयर के इंटरनल पॉइंट पे भी फील्ड होता है। अगर ये होता होलो स्फीयर तो अंदर क्या बोल देता कि भी इस क्रॉस सेक्शन में से फ्लक्स आएगा जीरो, बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं होगा। यहाँ पे क्या करना है, आर डिस्टेंस पे एक डिस्क फॉर्म करो डी आर थिकनेस का। ये जो क्रॉस सेक्शन है ना, इसके अंदर एक डिस्क फॉर्म करो डी आर थिकनेस का। सेंटर से डिस्टेंस है ए। इस तरफ फील्ड आएगा, कितना फील्ड आएगा बता सकते हो कितना? इज रो, ये डिस्टेंस रो आर बाई 3 एप्सिलॉन। आर सेंटर से डिस्टेंस होता है, तो सेंटर से कितना डिस्टेंस है ये? रो आर, आर इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 3 एप्सिलॉन। ये स्फीयर है। इस चीज का जो एरिया वेक्टर है, फील्ड तो आ रहा है इस साइड, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर इधर आएगा। ये हो गया एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कितना है पहले तो 2 पाई आर डी आर, ठीक है। इन दोनों में एंगल कितना है, ये थीटा ई, और इसमें तो इसका जो फ्लक्स लिखोगे, फ्लक्स इज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। साइक्लिक इंटीग्रल नहीं लगाना क्योंकि क्लोज सरफेस नहीं है। ई का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, रो डी ए कितना हो गया 2 पाई आर डी आर, ठीक है, इंटू कोस थीटा। कोस थीटा कितना आ रहा है इस ट्राइंगल से देखो, ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो ये वाला टर्म तो कट गया, रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिर्फ किस चीज का इंटीग्रल बच रहा है, ये कट गया। रो कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, 3 एप्सिलॉन कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है। इंटीग्रल बच गया आर डी आर का। आर के लिमिट्स, पहली डिस्क बनेगी 0 रेडियस की, फाइनल डिस्क कितनी रेडियस की बनेगी, ये आर है, ये स्मॉल है, तो ये वाला कितना लेंथ आएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो रो 2 पाई बाई 3 एप्सिलॉन इंटू ए, ये हो गया आर स्क्वायर बाई 2, ये 2 से 2 कट गया, तो रो पाई ए बाई 3 एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट, एक हेमिस्फेरिकल शेल दिया हुआ है, फाइंड फील्ड एट पॉइंट ओ। हमें ओ पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है। इस पे चार्ज है क्यू। देखो कैसे फाइंड करना है, हमें इंटीग्रल से करना पड़ेगा। रिंग्स फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे थीटा एंगल पे एक रिंग फॉर्म किया, ठीक है। मैंने बताया था सरफेस के लॉन्ग एलिमेंट लेना है डी थीटा का। एक तुमने यहाँ पे रिंग फॉर्म कर लिया, ठीक है। ये रिंग हमने फॉर्म कर लिया, ये एंगल है थीटा, ये है आर। इस रिंग का रेडियस कितना होगा, आर कोस थीटा, और ये डिस्टेंस कितना है, आर साइन थीटा। रिंग का पहले एरिया निकालते हैं। तुम बोलोगे टोटल एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, उस पर चार्ज है क्यू। ये रिंग का एरिया कितना, एरिया है ये, एक रिंग बन गया आर कोस थीटा रेडियस का, तो ये तो इसका लेंथ हो गया, इनटू थिकनेस कितना है, आर डी थीटा, आर डी थीटा। तो आ गया एरिया। इसने एरिया पे कितना चार्ज होगा, यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, क्यू बाई 2 पाई आर स्क्वायर। इस एरिया पे कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा पे कर लोगे, क्यू कोस थीटा डी थीटा। ये आ गया तुम्हारा डी क्यू। इस रिंग की वजह से यहाँ पे फील्ड, क्या फॉर्मूला करा था हमने फील्ड का, रिंग की वजह से के क्यू, कितना चार्ज है, एक्स,
एक्स क्या होता है, सेंटर से डिस्टेंस, आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका आर कितना है, आर कोस थीटा प्लस एक्स स्क्वायर, ये बेसिकली ना ये रेडियस आ जाएगा। तो देखो आर है क्या होता है, रूट के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके रेडियस का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये बेसिकली इस टर्म का स्क्वायर होगा कि पावर 3/2, और इस डायरेक्शन में फील्ड आएगा। तो सारे के सारे रिंग्स के फील्ड इसी डायरेक्शन में आएंगे। इंटीग्रेट करना, थीटा के लिमिट्स 0 से लेकर के π/2, क्योंकि इस साइड का तो कवर करते जा रहे हो ना, रिंग्स बना रहे हो। पहली रिंग 0 रेडियस की, 0 एंगल पे, फाइनल तुम्हारे पास कितने एंगल पे बनेगी, 90 एंगल पे, या π/2। के क्यू, ये आर क्यूब हो गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा 0 से π/2। क्या करो, 2 से ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये 2 कोस थीटा साइन थीटा हो गया, या ये हो गया साइन 2 थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशियल होता है कोस थीटा, इंटीग्रल होता है माइनस कोस थीटा। साइन 2 थीटा का होता है माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, इसके लिमिट्स कहाँ से कहाँ, 0 से π/2। मैं ना ये -1/2 बाहर ले रहा हूँ। पहले अपर लिमिट, थीटा की जगह पहले रख दिया π/2, ये हो गया कोस पाई, कोस 180 माइनस थीटा की जगह 0, कोस पाई, कोस 180 होता है -1, -1 -1 -2, तो ये +2, कितना आ गया, k³/2r²। तो ये कई बार डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं, कितना है, k³/2r²। ठीक है, कैसे मैं कैसे याद कैसे रखता हूँ, सरफेस पे होता है शेल के k³/r², आधा है तो k³/2r²। ये ऐसे कुछ एक्सप्रेशन, ये याद रखने का तरीका है, ऐसा कोई रिजल्ट सीधा नहीं है। तो अब इसमें और क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट पॉइंट ए। जैसे यहाँ पे तो तुमने बता दिया कि जो रिंग्स बन रही थी सारे रिंग्स की वजह से नीचे की तरफ फील्ड था। ए पॉइंट पे जो नीचे रिंग्स बनाओगे इसकी वजह से ऊपर की तरफ फील्ड आएगा, ऊपर वाले रिंग्स की वजह से नीचे। तो कैसे पता लगे, क्या करो, अगर ये पूरा शेल होता तो ए पॉइंट पे कितना फील्ड होता, अगर ये कंप्लीट शेल होता तो ए पॉइंट पे कितना फील्ड आना था, 0, है ना। एक तो ये ऊपर वाला शेल है, एक ये नीचे वाला शेल है। ये नीचे वाले शेल की वजह से ए पॉइंट पे किस तरफ फील्ड आएगा, नीचे वाले शेल से। तो नीचे तो जो भी रिंग्स बनेंगी सबकी वजह से फील्ड इस साइड ही आएगा। तो अगर ए पॉइंट पे 0 फील्ड है, नीचे वाले शेल की वजह से ऊपर फील्ड आ रहा है, तो ये ऊपर वाले शेल की वजह से नीचे की तरफ फील्ड आना चाहिए। तो इस पूरे पॉइंट्स पे, इस पूरे लाइन पे जो फील्ड होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। दूसरा पॉइंट, सेंटर पे तो हमने फाइंड कर लिया k³/2r², बट इसके बाकी हर जगह सरफेस पे भी जो फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस आता है। इसके बॉटम पे हर पॉइंट पे जो फील्ड आता है इट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। बी सी, क्या ये यूनिफॉर्म फील्ड है, नहीं, मैग्नीट्यूड वेरी करता है, डायरेक्शन सेम है। तो इस पूरी लाइन पे, इस पूरे सरफेस पे जो फील्ड का डायरेक्शन होता है वो इस डायरेक्शन में आता है। ये डायरेक्ट रिजल्ट तुम्हें याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a very thick plate has uniform charge density, volume density rho for -t, ठीक है, by 2 plus t by 2, thickness of plate x0। जैसे हम इन्फानाइट शीट पढ़ते हैं ना, इसका ये वाली चीज़ इन्फानाइट है, इस साइड से चीज़ इन्फानाइट है। अभी तक हम पढ़ते थे पतली डिस्क, ये इन्फानाइट शीट बहुत पतली लेते थे, यहाँ पे पतली नहीं है, थिक है ये। इसका जो एरिया है, एरिया अभी भी कितना है, इन्फानाइट, बस इसकी थिकनेस इन्फानाइट नहीं है। ये एरिया अभी भी इसका इन्फानाइट है, बस इसकी कुछ थिकनेस है। तो इसने x0 कहाँ पे लिया, सेंटर ऑफ द प्लेट, यहाँ पे +d/2 और इस साइड कितना, -d/2। तो हमें x फाइंड फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ x। अब देखो समझो कैसे करना है। पहला पॉइंट तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा, इसके बीच में जो इंटरनल पॉइंट है, बिल्कुल बीच वाले जो लाइन है, इस साइड जितने प्लेट्स अगर तुम बना सकते हो और इस साइड के जो प्लेट्स होंगे बराबर होंगे, तो जो सेंटर है वहां पे फील्ड 0 आना चाहिए।
जितने प्लेट्स इस साइड फॉर्म करोगे उतने प्लेट्स इस साइड होंगे, तो बीच वाले जो फील्ड आए हुए हैं इन सब प्लेट्स की वजह से फील्ड इस तरफ, इन सब की वजह से इस तरफ, तो बिल्कुल मिड पॉइंट है, तो इधर के जो जितना शीट्स आ रहे हैं या जितना चार्ज है इस साइड भी इतना चार्ज है, तो बीच वाले पॉइंट पे फील्ड कितना आएगा, 0। अब हम पहले कहाँ पे फाइंड करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट पे। तो मैं गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ, कैसी थी इसमें पिल वॉक सिखाया था, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड और ये थर्ड, फील्ड आ रहा था ऐसा कुछ। तो फ्लक्स 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है d/2, मान लो तुमने l लेंथ का कुछ ले लिया ये। तो फर्स्ट सरफेस में से फ्लक्स इज 0, क्यों 0 है, बिकॉज यहाँ पे E नहीं है। सेकंड सरफेस में से कितना हो गया, मान लो यहाँ पे E है, फील्ड एरिया है मान लो इसका A, तो E × A। थर्ड सरफेस में से फील्ड है 0, क्यों 0 है, बिकॉज एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, E वेक्टर, तो इसमें 0 इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड। अब चार्ज तो सिर्फ इतने वॉल्यूम में है ना, ये कितना वॉल्यूम हो गया, A × ये कितना लेंथ है, d/2 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E × A इज इक्वल टू ρA d/2 एप्सिलॉन नॉट, या E कितना आ गया, ρD/2 एप्सिलॉन नॉट। देखो इसको सिग्मा की टर्म में भी कर सकते हैं। हम सिग्मा क्या लिखते थे, सिग्मा इज क्यू बाय एरिया, ये वाला एरिया ना, और इसने रो क्या लिखा है, क्यू बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो गया, दिस थिकनेस इनटू ये वाला एरिया, तो सिग्मा बाय डी। तो सिग्मा कितना आ गया, ρD। तो एक्सटर्नल पॉइंट पे जो फील्ड होता था क्या होता था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो बस सिग्मा की बजाय ρD। तो एक्सटर्नल पॉइंट का फील्ड तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब आता है इंटरनल पॉइंट पे, सेकंड इज x < d/2। लेस देन d/2 पे क्या होगा, तो वही एक गॉसियन सरफेस बनाओ, 0 से लेकर के, ठीक है, यहां से x 0 से लेकर के किसी भी x तक बना लो, ठीक है, पहले भी ये x तक ही बनाओ। तो किसी भी x पे, एक ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड, ये थर्ड, फील्ड ऐसा आएगा। तो फ्लक्स थ्रू 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू टोटल चार्ज, चार्ज कितना, रो इंटू वॉल्यूम, लेंथ है इसकी x, वॉल्यूम कितना हो गया AX बाय एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट सरफेस में से फ्लक्स 0, क्योंकि यहाँ पे फील्ड 0 है, थर्ड में से 0 बिकॉज एरिया परपेंडिकुलर है, तो सिर्फ सेकंड में से आएगा, सेकंड में से कितना आएगा, E × A। तो E × A इज इक्वल टू ρAX बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E कितना आ गया, ρX बाय एप्सिलॉन नॉट। x इज इक्वल टू d/2 पे चेक करना, x इज इक्वल टू d/2 मतलब ये वाला पॉइंट, यहाँ पे कितना रहा, ρD/2 एप्सिलॉन नॉट, वही सेम। तो इसका अगर ग्राफ प्लॉट करने को बोलूं, इंटरनल पॉइंट पे d/2 तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे कितना हो गया, ρD/2 एप्सिलॉन नॉट, और बाहर तो कांस्टेंट है। लास्ट में अब इसके कुछ टफ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है, ये थोड़े 3D फिगर्स हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है AX I कैप Y J कैप Z K कैप, फाइंड फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल सरफेस x² + y² + z² इज इक्वल टू r², और क्या फाइंड करना है, Q इंक्लोज। अब पहले देखो, ये तुम्हारे पास मान लो 3D सरफेस है, x y ये z, हमें किस सरफेस में से कह रहा है, स्फेरिकल सरफेस में से x² + y² + z² इज इक्वल टू r²। ये शेल की इक्वेशन होती है, जो सर्कल की होती है, x² + y² इज इक्वल टू r²। अगर प्लस z² दे दिया तो ये सर्कल का इक्वेशन है, क्योंकि इस पर कोई भी कोऑर्डिनेट होगा ना, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, √x² + y² + z² इज इक्वल टू r²। ये शेल का इक्वेशन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, पहले तो मैग्नीट्यूड देखो,
इट इज a टाइम्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज प्लस जेड स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट है। अब इसकी डायरेक्शन देखो, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ये अगर मैं बोलूँ ये वेक्टर बताओ कौन सा है, ये रेडियल वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर होगा, एक्स माइनस जीरो आई कैप, वाई माइनस जीरो जे कैप, जेड माइनस जीरो के कैप। तो ये एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में, एरिया इसका जो भी तुम्हारे पास परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, ये एरिया वेक्टर है, वो रेडियली आएगा। और जो तुमने देखा कि भाई ई का जो डायरेक्शन है, ये जो वेक्टर का डायरेक्शन है, ये भी रेडियली है। तो मतलब हर जगह ई और ए में एंगल कितना है, जीरो। तो अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्या करूंगा, नेट फ्लक्स इज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। किसी भी जगह पे ई और डी ए में एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक है, cos 0 हो गया 1। और ई का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, कितना है मैग्नीट्यूड, a इंटू आर। सिर्फ डी ए का इंटीग्रल आ गया, ये पूरे सरफेस का क्या इंटीग्रल हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो a इंटू 4 पाई आर क्यूब, दिस इज फ्लक्स, ठीक है, टोटल फ्लक्स। और टोटल फ्लक्स होता क्या है, टोटल फ्लक्स इज q इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कितना चार्ज इसके अंदर इंक्लोज होगा, a 4 पाई आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। जैसे इसी के ना हमने वर्क पावर में कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्या क्वेश्चन होता है, एक पार्टिकल है, उस पर ये फोर्स एक्ट कर रहा है, ए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और ये पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे। तो हमें इसका वर्क डन निकालना है एक रेवोल्यूशन में। तो देखो ये इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई। इसका जो एफ का पहले तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। एफ का मैग्नीट्यूड कितना है, ए टाइम्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो दे रखा है आर, दैट इज ए आर। अब एक्स आई कैप वाई जे कैप, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये तो ये डायरेक्शन होगी। तो फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। किसी भी टाइम पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है, एंगल इज 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस। तो किसी भी जगह एंगल कितना दोनों में 90, तो वर्क डन कितना हो गया, 0। सेकेंड केस देखो, फोर्स इज ए टाइम्स माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। कोई भी अगर ना 2D में वेक्टर है, जैसे 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, हमें इसका परपेंडिकुलर फाइंड करना है। परपेंडिकुलर कैसे फाइंड कर सकते हो, इन कंपोनेंट्स को इंटरचेंज कर दो और किसी भी एक को नेगेटिव कर दो, चाहे तो इसको नेगेटिव कर दो या इसका साइन चेंज कर दो। देखो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, आई को आई से करते हैं, 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12, ठीक है, साथ में आई नहीं आता फिर बाद में, प्लस 4 इंटू 3 ये भी 12, या इन दोनों का करके देख लो। तो अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, मतलब ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो ऐसे ही अगर तुम्हारे पास ये केस है, ये वेक्टर है x कोमा वाई, तो ये वेक्टर है जो, ये कौन सा वेक्टर बताया था मैंने, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये कौन सा वेक्टर है, इसने इसका क्या करा, कंपोनेंट्स को इंटरचेंज कर दिया और y को नेगेटिव करा, y कंपोनेंट को या x कंपोनेंट को। देखो ये y नहीं है, ये आई कैप नेगेटिव में है, तो आई कैप नेगेटिव, तो ये वाली डायरेक्शन है ये। तो जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और तुम मूव भी किस साइड करो, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में। तो वर्क डन इज इंटीग्रल एफ डॉट डी एस, एफ का मैग्नीट्यूड डी एस, दोनों में एंगल कितना है, 0 डिग्री। एफ का मैग्नीट्यूड, एफ का मैग्नीट्यूड कितना है, f2 का, ए टाइम्स अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया ए आर डी एस। छोटे से डिस्प्लेसमेंट का, देखो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस नहीं होता, बट अगर स्ट्रेट लाइन में चलो तब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है डिस्टेंस। तो छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट होगा डी एस, ये तो अगर तुम चाहे कर्व में भी चलो, बट छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट है ये तो हमेशा स्ट्रेट ही होगा, बहुत छोटा है। तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस। तो ये टोटल ना डी एस डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्टेंसेस का सम है, ये सारे डिस्टेंस का सम। कितना है डिस्टेंस का सम, एक पूरे रेवोल्यूशन में हो जाएगा 2 पाई आर। तो ये तुम्हारा वर्क डन आ जाएगा। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
इसमें हमें टफ इंटीग्रल करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए एक्स आई कैप, फाइंड फ्लक्स थ्रू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो कैसे करना है। ये एक्स डायरेक्शन चूज कर लो और ये तुम्हारे पास क्या है, ये वाई जेड प्लेन है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, हमें ना अब इंटीग्रल से ही जाना पड़ेगा। क्या करते हैं हम, इसमें ना थीटा एंगल पे एक रिंग बनाओ आर डी थीटा थिकनेस की। ये रिंग होगी, ये रेडियस है आर, ये कितना हो गया आर कोस थीटा, और ये हो गया आर साइन थीटा। ये जो रिंग है ना मैं वाई जेड प्लेन में बनाई है। ये हमने ऐसा क्यों करा, इस पूरी रिंग पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इस पूरी रिंग पे, ये वाई जेड प्लेन में, इस पूरी रिंग पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो फिक्स है, कितना, आर कोस थीटा। तो जो ई का मैग्नीट्यूड हो गया वो कांस्टेंट हो गया, ई आर कोस थीटा। जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है ना, बट इस पूरे पार्ट में हमने एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिया। तो ई का डायरेक्शन किधर है, ई का डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, आई कैप में, और इसका जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो फ्लक्स, फ्लक्स क्या लिखी जानी चाहिए, फ्लक्स क्या होता है, इंटीग्रल ई, ई वेक्टर डी ए कोस थीटा। ई का मैग्नीट्यूड कितना है, ए आर कोस थीटा। इस रिंग का ये जो सरफेस है इसका एरिया कितना हो गया, देखो 2 पाई, इसका रेडियस कितना है आर साइन थीटा, ये तो हो गया इसका लेंथ, इनटू थिकनेस, थिकनेस कितना हो गया आर डी थीटा। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ए 2 पाई आर स्क्वायर, नहीं, ए 2 पाई आर क्यूब इंटीग्रल ऑफ कोस थीटा साइन थीटा, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रल कैसे करते हैं, ये ना एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड तुम जो बच्चे नॉन मेडिकल में ये तो सीख लोगे, बाकी मेडिकल में ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, ये हम प्रैक्टिस करते हैं। चलो क्या करना है, कभी भी ना अगर कोस की कोई पावर और साथ में साइन थीटा पढ़ाओ डी थीटा के साथ, मतलब कोस का डिफरेंशियल पढ़ाओ, कोस का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन थीटा, तो डी थीटा के साथ उसका डिफरेंशियल पढ़ाओ, तो इसको कुछ लेट कर लो, वाई लेट कर लो, डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा डी थीटा को मैं क्या रख दूंगा, माइनस ऑफ डी वाई। तो देखो ये फ्लक्स कितना आ गया, ए 2 पाई आर क्यूब कोस थीटा, कोस थीटा तुमने क्या माना था वाई, तो कोस स्क्वायर थीटा इज वाई स्क्वायर, साइन थीटा डी थीटा ये कितना हो गया माइनस डी वाई। अब इसका तो हम इंटीग्रल कर सकते हैं, वाई स्क्वायर का इंटीग्रल ये कितना हो गया, वाई क्यूब बाई 3, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया, y की वैल्यू वापस से फिल कर दो, माइनस कोस क्यूब थीटा बाई 3। अब हम थीटा के लिमिट्स फिल करते हैं। थीटा तुमने यहाँ से स्टार्ट किया, जीरो से लेकर के, पहली रिंग यहाँ पे बनेगी, ऐसे बनती गई, फिर पाई बाई 2 पे, फाइनल रिंग इधर की तरफ बनेगी कितने पे, पाई पे। तो इसके लिमिट्स आ गए 0 से पाई, ठीक है। माइनस 1/3 बाहर निकाल लो, कोस क्यूब पाई माइनस कोस क्यूब 0, कोस 180 होता है -1, -1 का क्यूब हो गया -1, कोस 0 होता है 1, 1 का क्यूब, तो कितना आ गया, ये 2, ये 4/3, ठीक है, पाई ए आर क्यूब, ये आ गया फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इस सरफेस में से हमें फ्लक्स निकालना है। अब ये क्वेश्चन कैसे ट्राई करोगे, ये एक्स वाई में ना जो थर्ड सरफेस है ना वो ले लो, इधर यहाँ पे थर्ड सरफेस जो है जेड वो मान लो, ये मान लो कुछ भी, ये तुम्हारे पास एक्स और ये बाहर की तरफ वाई। फिर से वही रिंग बना रहा हूँ, थीटा पे
आर डी थीटा का हमने वही फिर से रिंग कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, इस रिंग में तुम्हारे पास थीटा पे आर डी थीटा का, ये जेड एक्सिस है। ये जो रिंग है ना, ये कौन से प्लेन में है? ये कौन से प्लेन में रिंग? ये एक्स वाई प्लेन में है। तो इस पूरी रिंग पे जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये जो प्लेन है पूरा, एक मान लो तुम्हारे पास कोई सर्कल हो, कोई सर्कल एक्स वाई प्लेन में हो, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या लिखते हो? सीधा उसका रेडियस का स्क्वायर होता है ना। तो ये पूरा का पूरा रिंग कौन से प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। इसका रेडियस कितना है? आर साइन थीटा। तो ई का जो मैग्नीट्यूड है, ई का मैग्नीट्यूड कितना है? ए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रिंग का जो रेडियस है ना वो बन जाएगा। तो ये टर्म है, और इसका डायरेक्शन ये एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन की तरफ आएगा, मतलब जेड के परपेंडिकुलर होगा ये। तो ये है तुम्हारे पास ई का डायरेक्शन और ये है ई का मैग्नीट्यूड। एरिया वेक्टर इधर की तरफ आएगा। एरिया वेक्टर जैसे पहले लिया था हमने, कितना लिया था? एरिया वेक्टर इज 2 पाई आर साइन थीटा, ये लेंथ इंटू आर डी थीटा। इस बार ना जो एंगल इनमें एरिया और इसमें एंगल है, वो ये वाला एंगल है 90 माइनस थीटा। तो फ्लक्स कितना आ गया मेरे पास? इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कोस 90 माइनस थीटा। ई का मैग्नीट्यूड कितना है? ए आर साइन थीटा। डी ए कितना है तुम्हारे पास? 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा इंटू साइन थीटा। या अगर ये समझ नहीं आया ए आर साइन थीटा कैसे लिखा है, देखो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी रिंग में जैसे मैंने समझाया था, जेड कोऑर्डिनेट कितना है? आर कोस थीटा, जैसे यहाँ पे हमने करा था। तो जेड कोऑर्डिनेट इज आर कोस थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये जेड का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड का वैल्यू फिल करके देख लो, तब भी आ जाएगा आर साइन थीटा। अब हमें इसका इंटीग्रल करना है। ठीक है, किस चीज़ का इंटीग्रल बन रहा है ये? इंटीग्रल ऑफ, ये जो कांस्टेंट है मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ए आर 2 पाई आर ये सब कांस्टेंट है, ए 2 पाई आर क्यूब इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब थीटा डी थीटा। साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रल कैसे करते हैं? क्या करो, साइन क्यूब थीटा को रख लो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को रख लो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन थीटा डी थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रल ये होता है माइनस कोस थीटा 0 से पाई, ये ट्राई करना, ये आ जाएगा 2। और कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई, इसका इंटीग्रल हम पिछले ही पार्ट में कर चुके हैं। इसका वैल्यू आया था 2/3। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ए 2 पाई आर क्यूब 6 माइनस 2/3 4/3, ये कितना हो गया? ए इंटू 8 पाई आर क्यूब बाई 3। लास्ट क्वेश्चन देखो आज का। 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट आर एट सेपरेशन डी, स्टार्टिंग में डी सेपरेशन पे थे, और इन पे धीरे धीरे चार्ज क्या हो रहा है, और म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से। ये हमने ऐसा क्वेश्चन ना पहले कर चुके हैं, ये ना मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन 2016 में। क्या कहता है इसमें से ना, चार्ज लीक होना स्टार्ट हो गया तो रिपल्शन धीरे धीरे कम होता जाएगा, और एक दूसरे का अप्रोच कर रहे हैं, दे अप्रोच ईच अदर विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। तो हमें v एज अ फंक्शन ऑफ x बताना है, x इज द सेपरेशन किसी भी टाइम पे। तो किसी भी टाइम पे अगर x सेपरेशन है, इस पे कितना फोर्स लगेगा? इस साइड लगेगा कितना? k q स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, इधर टेंशन t, ये थीटा। ठीक है, और ये mg, t cos थीटा इज इक्वल टू mg, t साइन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। इनको डिवाइड कर लो, tan थीटा कितना आ गया? के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर mg। ये अगर d बहुत छोटा है l से, तो और ये तो और कम हो रहा है, तो x तो और भी छोटा होगा l से। तो अगर ये x छोटा है तो ये थीटा ना बहुत स्मॉल होगा, तो साइन थीटा और tan थीटा को ऑलमोस्ट बराबर रख सकते हो, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय लेंथ। तो हमारे पास यहाँ पे
क्या आ गया, क्यू स्क्वायर का कितना वैल्यू आ गया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एक्स क्यूब बाई 2l के, या क्यू कितना आ गया, ठीक है ये। अब क्या कह रहा है, चार्ज इसका कांस्टेंट रेट से लीक कर रहा है। अगर ये ना मेंशन ना किसके रिस्पेक्ट में रेट है, तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में बताते हैं। तो कांस्टेंट रेट से चार्ज लीक कर रहा है, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स की पावर 3/2, यहाँ पे चेन रूल लगा लो, डी एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, या डायरेक्टली भी कर सकते हो। एक्स की पावर 3/2 का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 3/2 एक्स की पावर 3/2 -1 इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब ये देखो, इसकी जब ये पास में आ रहा है, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। इसने बोला कि दे अप्रोच ईच अदर, तो इनकी जो नेट रिलेटिव वेलोसिटी है, और रिलेटिव वेलोसिटी से ही एक्स कम हो रहा है, तो डी एक्स बाई डी टी इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी होगा। और इसने उसको क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, स्फीयर्स अप्रोच ईच अदर विद वेलोसिटी v, तो इनका जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो v दे रखा है। डी क्यू बाई डी टी, ये अपने को कुछ भी कांस्टेंट दे रखा है, मान लो इसको कुछ भी ले लो, कांस्टेंट को c लेना है, अल्फा लेना है, कुछ भी ले लो। तो तुम्हारे पास v x का क्या फंक्शन आ गया, v इज इक्वल टू अल्फा बाई एम जी, ठीक है, √2l के 2/3 x की पावर -1/2। तो उसमें ना प्रोपोर्शनलिटी बतानी थी कि v इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/2।